हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने साइंस के पहले चैप्टर के बारे में, विच इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि हम अपनी एक क्विक रिवीजन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज एक महीना रह गया आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अब हम हर एक चैप्टर को जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे एंड हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को हम अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे। फिर हम सैम्पल पेपर्स करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एवरीथिंग। ओके, तो हमारा पहला चैप्टर है साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम मेन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे एंड उसकी रिवीजन करेंगे। तो ये एक टाइप से आपका वन शॉट रिवीजन का वीडियोस है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े, हम सभी चैप्टर का यहाँ पे हम रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, हमारी पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है। कार्बन एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट है बिकॉज ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। फूड में, मेडिसिन में, हर जगह कार्बन प्रेजेंट होता है। एंड कार्बन की जो परसेंटेज है हमारी अर्थ की क्रस्ट में वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है एंड दिस इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट, दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस, ठीक है। तो कार्बन बॉन्ड कैसे करता है? देखो, कार्बन एक एलिमेंट है ना, तो वो भी एक बॉन्ड क्रिएट करेगा स्टेबल होने के लिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। अब हमें पता है कि स्टेबल होने के लिए या तो जो लास्ट शेल होता है एलिमेंट का उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए स्टेबल होने के लिए, है ना। तो लेकिन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की? पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 2 चले गए तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए दूसरे वाले शेल के लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन से तो स्टेबल नहीं होगा ना एलिमेंट। तो उसके लिए क्या करना होता है? फिर जो एटम होता है वो क्या करता है? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो शेयर करता है या फिर उसको लूज कर देता है या गेन करता है, ताकि 8 जो है वो स्टेबल हो पाए। 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने उसको। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। अब या तो कार्बन क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ऑलरेडी हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेके गेन कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या फिर वो अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है लूज कर सकता है ताकि लास्ट शेल में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या फिर 4 और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है एंड ये प्रोसेस ये जो है पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन क्या करता है? कार्बन अपने 4 वो जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो लास्ट वाले शेल में होते हैं। तो वो 4 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करता है एंड शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉन्डिंग इन कार्बन लिखा हुआ है, आप यहाँ पीडीएफ में देख सकते हो कि म्यूचुअल शेयरिंग जो होती है वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के बीच में, एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन का नंबर क्या है? 8 या फिर 2। तो 2 तो ऑलरेडी पहले शेल में होंगे, दूसरे शेल में तो 4 ही हैं, तो 8 हमें चाहिए होंगे। तो 8 तो पॉसिबल है नहीं 4 और गेन करके या फिर 4 लूज करके, इसीलिए वो शेयर कर लेता है अपने इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को एंड इसे हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कार्बन में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड भी अब अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक ही जो इलेक्ट्रॉन है, एक ही जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग होगी। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, ठीक है। तो वो नाम से ही आप पता कर सकते हो, सिंगल में 1, डबल में 2, ट्रिपल में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है जिनके बीच में, तो वो कंपाउंड जो बना है कोवेलेंट बॉन्ड से, उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। सिंपल, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चलो। कोवेलेंट बॉन्ड बना, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है जिन एटम्स में, जिस एलिमेंट से, तो वो कंपाउंड जो है वो पूरा कोवेलेंट कंपाउंड बोला जाएगा बिकॉज उसके बीच में, उसके एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ओके, अब पुअर जो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आ सकता है कि प्रॉपर्टीज़ बताओ कोवेलेंट कंपाउंड की। 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, तो प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन करनी, ठीक है। ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दे आर वेरी पुअर कंडक्टर्स, ठीक है। इनका अब पुअर कंडक्टर्स हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लो होता है एंड ये आयोनाइज नहीं होते हैं वाटर में, मतलब अपने आयंस जो हैं ये रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। एंड अब देखो, जो काफ़ी कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? बिकॉज इनके एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। कमज़ोर है तो इसीलिए अगर हम बॉयल करेंगे तो जल्दी बॉयल हो जाएगा, अगर हम मेल्ट करेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ये इसीलिए है बिकॉज एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, ठीक है।
सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये सॉल्युबल होते हैं, उनमें घुल जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो एलोट्रोप्स फ्रेंड्स होते हैं द सेम एलिमेंट के अलग अलग जो है फॉर्म्स हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो कार्बन के एलोट्रोप्स क्या हैं, कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं वो है ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेंस। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले ये आप देख सकते हो डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, इन सब में ये सब कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं, इनकी बस फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है। डायमंड कितना स्ट्रांग होता है, ग्रेफाइट उतना स्ट्रांग नहीं होता है ना। सो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, इनको एलोट्रोप्स हम बोलते हैं, ठीक है। डायमंड में क्या होता है, हर एक एटम जो है 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होता है, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन है वो देख रहे हैं कि कैसे जो एटम है वो जुड़ा हुआ है। तो एक जो एटम है वो 4 और कार्बन एटम से जुड़ा होता है, तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए डायमंड जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। उसमें एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे जब एक एटम 4 और एटम से जुड़ा हुआ होता है तो क्या बनता है, एक 3D स्ट्रक्चर बनता है, 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इसकी इमेजेस भी आप देख सकते हो, बुक में गिवन है। एंड जो हमारा, अगर आप देखो, अगर अभी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लेना, अगर आपको डिटेल में करना है तो, क्योंकि अभी यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अब ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होता है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, मतलब ऐसे 6 साइड्स वाला स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। बिकॉज एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है, ग्रेफाइट पेंसिल्स में यूज होता है, ओके। एंड इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फुलरेंस भी एक कार्बन का जो है एलोट्रोप है। एंड इसमें क्या होता है कि 60 कार्बन के जो एटम्स हैं उनका एक क्लस्टर होता है, एंड वो ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, एक स्फेरिकल शेप बन जाता है, उनका एक स्फीयर टाइप शेप बन जाता है, ठीक है। एंड ये डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे इट्स सॉलिड, तो ऐसे एक फुटबॉल जैसा शेप बन जाता है, इसको C60 भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में गिवन है, तो वहाँ से आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो इसकी, ओके। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। तो देखो कार्बन का जो नेचर है वो वर्सेटाइल है, मतलब कार्बन अलग अलग यूजेस में आता है, ठीक है। उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज जो हैं उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती हैं, सिग्निफिकेंट बनाती हैं, वर्सेटाइल बनाती हैं उसकी, ओके। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक कार्बन एटम अपने ही दूसरे किसी कार्बन एटम से जुड़ के ऐसे लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन अपने ही एटम्स के साथ जुड़ के चेन्स बना लेते हैं, एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी उसकी ये है, ठीक है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है कार्बन की कैसे बनती है, कैसे लिंक होते हैं एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, है ना। बिकॉज हमने देखा कि कार्बन में क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, दिए नहीं जाते, ना लूज होते ना गेन होते, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर होते हैं, सो उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे स्ट्रेट लॉन्ग ब्रांचेस बन जाती हैं पूरे एटम्स की, एंड इसी को कैटिनेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेट चेन बनी हुई है, ब्रांच चेन बनी हुई है कार्बन एटम्स की, तो ये सेल्फ लिंक, ये देखो यहाँ पे क्लोज चेन भी बनी हुई है, रिंग बनी हुई है, तो दीज आर ऑल दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कैटिनेशन इसको बोलते हैं। अब क्यों होता है ऐसा कार्बन में, क्यों वो ऐसे अपने ही एटम्स के साथ जुड़ के चेन्स बना लेता है लंबी लंबी, इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहले जो कार्बन एटम का साइज होता है वो काफी छोटा होता है, ठीक है, इस वजह से वो चेन्स बना पाता है, इजीली लिंक हो पाता है। दूसरा, कार्बन का जो बॉन्ड होता है ना, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड बना, वो जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसमें ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, तो इस वजह से वो और ज़्यादा ऐसे बॉन्ड्स बना पाता है, एंड ये कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है ये पॉसिबल होती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे रीज़न है, इसका 2 रीजन्स हैं कार्बन एटम के इस प्रॉपर्टी के, कैटिनेशन प्रॉपर्टी के लिए 2 रीजन्स हैं। एक तो कार्बन एटम का जो साइज है वो छोटा होता है, काफ़ी स्मॉल होता है, एंड जो कार्बन बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी जिससे वो बहुत ही वर्सेटाइल बनता है, तो उसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट नेचर। टेट्रावेलेंट नेचर क्या है, देखो कार्बन हम जानते हैं कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके होते हैं, ठीक है। अब ना ही कार्बन लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है ताकि स्टेबल हो पाए, ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर पाए, ना वो पॉसिबल है, ना वो 4 और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, तो वो क्या करता है, शेयर करता है अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है।
एंड अपना एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो स्टेबल हो पाए, है ना। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से, यही जो है कार्बन का टेट्रावेलेंट नेचर है, बिकॉज वो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। ये वर्सेटाइल नेचर था कार्बन का। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स नाम से पता चल रहा है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन, तो दोनों इसमें ये एलिमेंट्स हैं। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। तो कंपाउंड्स मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिंपल। एग्जाम्पल जैसे मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, इन सभी का आप केमिकल फॉर्मूला देख लो, CH2। तो कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है। ठीक है, तो ऐसे आप पता कर सकते हो। अब हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच जो कार्बन एटम्स हैं वो जुड़े हैं सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, सिर्फ एक ही बॉन्ड है उनके बीच में, मतलब सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो है शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो वो जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स भी बोला जाता है, तो इसके 2 नाम हैं आपको याद रखने, जैसे कि मीथेन और ईथेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, मतलब 2 कार्बन एटम्स की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बनेगा, अगर 3 कार्बन एटम्स की शेयरिंग हो रही है तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में तो वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में, तो वो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में वो हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड का क्या है, इथीन, इथाइन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्कीन्स भी बोला जाता है एंड अल्काइंस भी बोला जाता है। ठीक है, अल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड, अल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपको टर्म्स याद रखनी है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल। इनके डिफरेंट नेम्स क्या है, अल्केन्स होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अल्कीन्स एंड अल्काइंस अनसैचुरेटेड। अब इनका जनरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर मान लो आपको कोई भी ऐसे नाम बता दिया किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जैसे कि इथाइन, एंड बोला कि उसका केमिकल फॉर्मूला आप पता करके बताओ, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तो देखो, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इनके तीनों के एक एक जनरल फॉर्मूला है जिससे आप इनके केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन है, यहाँ पर आप टेबल में देखो मीथेन है, तो मीथेन में ये जो स्टार्टिंग वाला वर्ड होता है ना, मीथ, इसका मतलब होता है 1। ऐसे ही ईथेन, इसका मतलब होता है, ईथ का मतलब होता है 2। ठीक है, प्रोपेन, प्रॉप का मतलब होता है 3, ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब होता है 4। तो ये स्टार्टिंग, ये जो वर्ड्स है ना, ये सीरीज में है। इनके स्टार्टिंग वाले लेटर्स, स्टार्टिंग वाले वर्ड्स आपको पता चलेगा, स्टार्टिंग वाले लेटर्स से आपको पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, मीथ का मतलब 1, मतलब 1 कार्बन एटम है, ईथ का मतलब 2, मतलब 2 कार्बन एटम है इस कंपाउंड में। ठीक है, अब अगर मान लो आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि मुझे बताओ कि ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो अब ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको सबसे पहले तो पता चलेगा कि ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब 4 होता है, मतलब 4 कार्बन के इसमें एटम है। अब आपको इसका पूरा केमिकल फॉर्मूला निकालना है, तो उसके लिए हम जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं। तो देखो, ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन। ठीक है, ये अल्कीन्स का है। ओके, देखो ये यहाँ पे अल्कीन्स का है एंड ये अल्काइंस का है। ठीक है, तो ये अल्काइंस का है, अल्कीन्स का है, ये अल्काइंस का है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है CnH2n+2, मतलब Cn मतलब n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स, तो ब्यूटेन का हमें निकालना है। जैसे तो ब्यूटेन मतलब 4 है ना, ब्यूट का मतलब 4 होता है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो कार्बन के 4 एटम्स एंड देन हाइड्रोजन के आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो क्या करोगे, 2n+2, मतलब 2 × 4 मतलब 8, 8+2 10, तो हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं। तो कैसे, ऐसे आप किसी भी अल्कीन का निकाल सकते हो फॉर्म, अल्केन्स का निकाल सकते हो, सॉरी। देन अल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, मतलब n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो n हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखो अल्कीन्स कौन से होते हैं, जिनमें यहाँ पे ब्यूटीन होगा, ब्यूटेन, एन है मतलब वो क्या है, अल्केन है। अगर ब्यूटीन होता तो वो अल्कीन होता, अगर ब्यूटाइन होता तो वो अल्काइन होता। ठीक है, तो फिर आपको लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अल्केन का लगेगा, अल्कीन्स का लगेगा या अल्काइंस का लगेगा, वो आपको लास्ट वाले वर्ड से पता चलेगा। स्टार्टिंग वाले वर्ड से आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चलेंगे। तो ये फॉर्मूलाज आप यूज़ करोगे क्या निकालने के लिए, इनका केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। ये डिटेल में हमने फुल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में भी पढ़ा है। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है C4H10, तो इसका फॉर्मूला सेम है लेकिन इसको हम अलग अलग तरीके से जो है स्ट्रक्चर इसके बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एंड इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं। जैसे ब्यूटेन को यहाँ पे C4H10 को हम ऐसे स्ट्रेट चेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्रांच चेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए, लेकिन ये है तो एक ही फॉर्मूला, एक ही कंपाउंड है ना ये ब्यूटेन, तो दीज आर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक है, ये भी काफ़ी इजी है। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है जिससे सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं बनती हैं, वो फंक्शनल ग्रुप होता है उस कंपाउंड का। क्या मतलब? कि एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो एक मॉलिक्यूल में है जिससे सारी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिटरमाइन होती है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। नाम से पता चल रहा है फंक्शनल ग्रुप मतलब जो प्रॉपर्टीज का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स के यहाँ पे आपको ये पूरी टेबल गिवन है कार्बन कंपाउंड्स में। तो देखो सबसे पहले हेटेरो एटम में क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगता है? ये देखो ClN Br का हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं, ये जो है केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। ऑक्सीजन में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं क्लास ऑफ कंपाउंड्स में अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अल्कोहल में क्या लगता है? सिर्फ एक जो है OH का एटम लगेगा, ठीक है। एल्डिहाइड में ये यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा इसका। कीटोन में ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन बीच वाले कार्बन एटम में। कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट वाले जो है कार्बन एटम उसमें ऑक्सीजन का बॉन्ड एंड OH का बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में क्या फ़र्क है? कीटोन में बीच वाले कार्बन एटम के साथ बनता है बॉन्ड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ओके, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट विच इज़ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज है जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप से ही तो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी एंड उन कंपाउंड्स की सीरीज को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। लेकिन इन कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। मतलब CH2 आप ऐड करते जाओगे तो इतने यूनिट का डिफरेंस होता है। CH2 यूनिट बोलो या फिर 14 मास यूनिट बोलो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 देन नेक्स्ट है C2H6, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकालोगे, CH2 यूनिट का डिफरेंस है या फिर 14 मास यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या है? होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? यहाँ पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं होमोलोगस सीरीज के, उनमें ये डिफरेंस होता है CH2 यूनिट का। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो मेंबर्स जो है सेम फंक्शनल ग्रुप होता है उनका एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर। ओके, तो अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड्स को हम कैसे नेम करते हैं, उनको नेम कैसे देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है ये कैसे होता है? दिस इज नेम्ड बाय IUPAC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी का अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम नेम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो ये एक टाइप से एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम कार्बन कंपाउंड्स को नेम करते हैं, ठीक है। अब कैसे जो है नॉमेनक्लेचर होता है, कैसे स्टेप्स क्या हैं इसको लिखने के? तो सबसे पहले कि आपको पता करना है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की वो क्या है, ठीक है। फिर आपको बेस नेम जो है वो देना है नेचुरल, जैसे कि मान लो कि बेस नेम कैसे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है। 1 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या आपको आगे वर्ड लगाना है, प्रॉप लगाना है, ब्यूट लगाना है, ईथ लगाना है, ठीक है। फिर किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बेस पे हमें पता चलेगा कि अल्केन है या अल्काइन है, ठीक है। फिर हम प्रीफिक्स और सफिक्स लगाएंगे, हम इसको आगे टेबल की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये आप देख सकते हो, ये टेबल हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। तो देखो सबसे पहले तो जो होता है जो नॉमेनक्लेचर है वो कैसे बनता है, कार्बन कंपाउंड का जो नाम है वो कैसे बनता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। प्रीफिक्स ये हम ग्रामर में भी पढ़ते आ रहे हैं, जो वर्ड के आगे जो लेटर लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। देन मेन वर्ड आता है वर्ड रूट एंड देन लास्ट में सफिक्स आता है, ठीक है। तो देखो अब 1 कार्बन कंपाउंड है तो
ईथ हम मीथ लगाएंगे, 2 कार्बन कंपाउंड है तो ईथ लगाएंगे, जैसे ईथेन, मीथेन। अगर 3 कार्बन कंपाउंड है तो प्रोप लगाएंगे, प्रोपेन। अगर 4 कार्बन कंपाउंड है तो ब्यूटेन। ये टेबल में आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रीफिक्स, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कार्बन कंपाउंड के आगे बॉन्ड बना हुआ है क्लोरीन का, ये Cl यहाँ पे लिखा है, तो फिर आप क्या यूज करोगे, फिर आप वर्ड के आगे यूज करोगे क्लोरो। जैसे ही आपको दिखा कि भाई क्लोरीन का एक जो है एटम लगा हुआ है स्ट्रक्चर में, अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे कि क्लोरीन है, Cl है, तो आप क्या यूज करोगे वर्ड के आगे क्लोरो, तो क्लोरोप्रोपेन। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपेन है, अब आपने देखा कि प्रोपेन के स्ट्रक्चर में Cl का यहाँ पे एक एटम है, तो फिर आप क्या करोगे, वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर आप यहाँ पे प्रीफिक्स वर्ड के आगे यूज करोगे क्लोरो, तो क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने F देखा, फ्लोरीन का वो एटम देखा, तो आप क्या यूज करोगे, फ्लोरो वर्ड यूज करोगे उसके आगे, तो प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रीफिक्स लगेगा। वर्ड रूट हमने देख लिया। अब सफिक्स मतलब एंड में क्या लगेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्ट्रक्चर में आगे लगा हुआ है OH लगा हुआ है, OH का फंक्शनल ग्रुप है, तो जैसे ही आपने OH का फंक्शनल ग्रुप देखा तो आप वर्ड के आगे पीछे क्या लगाओगे, सफिक्स पीछे लगता है, तो आप पीछे लगाओगे ओल। ठीक है, जैसे प्रोपेनॉल। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल CHO वाला फंक्शनल ग्रुप था, एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप आपको दिखा है स्ट्रक्चर में, तो फिर आप क्या लगा दोगे वर्ड के पीछे, एल लगा दोगे, प्रोपेनल। ठीक है, अगर आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिखा, अगर मान लो आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप दिखा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये कौन सा होता है, कीटोन होता है, इसमें आप लगा दोगे ओन लगा दो, कीटोन। ठीक है, ठीक है, तो आपको अगर मान लो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है तो आप ONE वाला यहाँ पे जो है सफिक्स लगाओगे वर्ड के एंड में। ठीक है, उसको हम कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको ये COOH वाला फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है स्ट्रक्चर में, तो फिर आप कौन सा सफिक्स यूज करोगे, ओइक एसिड, जैसे इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे इस सफिक्स का यूज करोगे। तो प्रीफिक्स स्टार्टिंग में लगता है, वर्ड रूट होता है एंड देन सफिक्स होता है। ठीक है, ये सब जो है इसको हम बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ऐसे आप नेम करते हो कार्बन कंपाउंड्स को। ओके, तो वर्ड रूट सबसे पहले आपको पता करना है कि कितने कार्बन के एटम्स हैं, उसके बेसिस पे वर्ड रूट होगा। ठीक है, अल्कीन है, अल्काइन है, वो बॉन्ड पे डिपेंड करेगा कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। देन प्रीफिक्स वर्ड के आगे क्या लगेगा वो आपको पता करना है कि कौन सा एटम लगा हुआ है। तो क्लोरो अगर लगा है, क्लोरीन का एटम है तो क्लोरो आप यूज़ करोगे स्टार्टिंग में। अगर मान लो लगा हुआ है आयोडीन का लगा हुआ है तो आप आयोडो वाला यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये प्रीफिक्सेस आपको यूज़ करने। सफिक्स एंड में लगते हैं, वो आपको देखने हैं कौन से फंक्शनल ग्रुप से आएंगे। ठीक है, आपको ओल लगाना है, एल लगाना है, या ओन लगाना है, या ओइक एसिड लगाना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप से। तो ये नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये आपके क्वेश्चन है, इसको आप करो, इसका आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जैसे ये पहला वाला मैं आपको करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कार्बन के एटम है, तो 2 कार्बन के एटम है, तो यहाँ पे कौन सा जो है हम वर्ड रूट यूज़ करेंगे, ईथ यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्कीन है, ईथेन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ब्रोमीन का यहाँ पे एटम दिख रहा है तो ब्रोमोईथेन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा। तो ऐसे ही ये मैंने पहला करके दिखा दिया, बाकी 2 आप मुझे अगर आंसर करो एंड कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देखूंगी कितने फ्रेंड्स इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखो, ज़्यादातर जो फ्यूल्स होते हैं उसमें हम कार्बन या फिर उसके कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज वो इजीली कंबस्ट हो जाते हैं। तो कंबशन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स हैं उसको फ्यूल्स में हम क्यों यूज़ करते हैं, फ्यूल्स की तरह क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज वो एयर में बर्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। ये सभी हम जानते हैं, ये कॉमन नॉलेज है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एयर में बर्न होते हैं। कैसी फ्लेम निकलती है, ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम निकलती है। ठीक है, तो ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। तो ब्लू सूटी क्या होता है, जो राख होती है ना, वो ब्लैक ब्लैक मटेरियल होता है, राख जो बनती है उसको हम बोलते हैं सूट। ठीक है, तो ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम मतलब सूट नहीं होता है। ओके, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एयर में बर्न होता है एंड जो है क्या निकलता है इसमें से हम देखते हैं कि येलो सूटी फ्लेम मतलब येलो कलर की वो जो फ्लेम है वो बनती है। अब जो कार्बन का परसेंटेज है वो हायर होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, विच डज नॉट गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन एयर। ठीक है, तो जो है अगर कार्बन का जो है हायर है, नंबर हायर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो वो पूरा ऑक्सीडाइज नहीं होता एयर में, मतलब पूरा नहीं जलता है। ठीक है, अब जो कोल और पेट्रोलियम को जब बर्न करते हैं तो फिर क्या होता है, क्या निकलता है उससे, ऑक्साइड्स निकलते हैं सल्फर का एंड नाइट्रोजन का, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। जो एसिड रेन होती है उसमें कौन से होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, एंड ये कोल और पेट्रोलियम के जलने से होता है।
तो जब ये वो जलते हैं तो ये निकलता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि एसिड रेन अच्छी नहीं होती है, बाहर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इसमें ये केमिकल्स होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देन ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो कार्बन कंपाउंड है उसको इजीली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है कंबशन पे, जब जलाने से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो इसको इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जो अल्कोहल्स हैं उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है इन रिएक्शन से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल है, बिकॉज इसके एंड में क्या लिखा है, OL रखा है। तो OL सफिक्स किसके लिए होता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। तो यहाँ पे अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में, इथेनोइक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिकॉज लास्ट में ओइक एसिड लिखा है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, जो कि है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4, या फिर आप एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कि इस रिएक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। आगे देखते हैं, हम रिवीजन करें फ्रेंड्स। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप डिटेल वीडियो देख सकते हो। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे कि पैलेडियम और निकल, और इससे क्या बनता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट के बारे में बहुत बार मैंने बोल दिया, वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए होते हैं, ठीक है, जो एक रिएक्शन को जल्दी कर देते हैं प्रोसीड करने के लिए, उसको कैटलिस्ट बोला जाता है। धीरे भी कर सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं, वो वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि ये जो एडिशन रिएक्शन इसको कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन में, ठीक है। इसमें निकल कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। तो निकल कैटलिस्ट का यूज़ करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है। ओके, जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें जनरली उसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन की चेन्स होती है, वाइल एनिमल जो फैट होता है उसमें सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं, ठीक है। जो एनिमल फैट है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो उसको अनसैचुरेट करना होता है। तो ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स उनको जो है यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, रिकमेंड किया जाता है कि आप इनका यूज़ करो, बिकॉज जो सैचुरेटेड है वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे पहले चैप्टर में, वैसे ये है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो काफ़ी अनरिएक्टिव होते हैं और इनर्ट होते हैं अपनी प्रेजेंस में ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम क्लोरीन को ऐड करें हाइड्रोकार्बन्स में तो बहुत जल्दी रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को के एटम्स को रिप्लेस कर देता है, एंड फिर इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है, बिकॉज एक एटम दूसरा एटम की जगह ले लेता है, इसको सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है ना। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि ये CH4 है, इसमें हम क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया, यहाँ पे ये जो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एंड क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, तो HCl अलग हो गया यहाँ पे, एंड ये सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं एंड हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इथेनॉल, इथेनोइक एसिड की। तो इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप उसका अल्कोहल है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब ये घुल जाता है। मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे कि कफ सिरप्स में, टॉनिक्स में, आयोडीन, टिंचर आयोडीन में, ठीक है। इथेनॉल वाटर में भी सॉल्यूबल है, ओके, एंड इसकी स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसकी जो कंजप्शन है डाइल्यूट इथेनॉल की, इससे ड्रंकनेस भी होती है, मतलब नशा भी चढ़ता है, ठीक है। एंड इस प्रैक्टिस को अच्छा नहीं माना जाता है, ये एक सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है, मतलब लोग ऐसा करते हैं, जैसे अल्कोहल, दारू पीना, दैट्स बेसिकली दिस, ओके। फिर हमारा आता है इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल। अगर प्योर इथेनॉल को छोटी क्वांटिटी में हम कंज्यूम करें, एब्सोल्यूट अल्कोहल भी उसको बोलते हैं, तो ये जानलेवा हो सकता है, ये अच्छा नहीं होता, इसलिए डाइल्यूट करके उसको कंज्यूम किया जाता है। एंड लॉन्ग टर्म कंजप्शन, देखो दारू पीना अच्छी बात तो होती नहीं है, तो ऑब्वियसली हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। आगे बात करते हैं, अब इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई। तो रिएक्शन सोडियम के साथ इसका क्या रिएक्शन है, तो जो सोडियम के साथ अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, एवोल्यूशन होता है हाइड्रोजन का, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। एंड एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड, ये रिएक्शन आप देख सकते हो, ठीक है। इथेनॉल को अगर हम हीट करते हैं 443 केल्विन के टेम्परेचर पर, तो एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है
वो क्या करता है, डिहाइड्रेशन कर देता है इथेनॉल का और इथीन बनता है। ठीक है, ये जो इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन का फॉर्मूला है। एंड वाटर देखो H2O अलग हो गया तो डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो गए। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोला जाता है बिकॉज ये वाटर को अलग कर देता है इथेनॉल में से। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। ओके, तो इथेनोइक एसिड क्या करता है, इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है एंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में होता है। ठीक है, वीक एसिड है ये काफ़ी, 5 to 8% जो सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का वाटर में, उसको विनेगर बोला जाता है एंड इसको जैसे अचार वगैरह में यूज़ करते हैं, पिकल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर इथेनोइक एसिड का वो 290 केल्विन है एंड ये जल्दी ये फ्रीज हो जाता है विंटर में, कोल्ड क्लाइमेट्स में एंड दे गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इथेनोइक एसिड का रिएक्शन, तो एस्टरिफिकेशन। एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स बनते हैं एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से। तो इथेनोइक एसिड एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो एस्टर बनता है। ठीक है, एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से। ठीक है, इसको जनरली जो एस्टर्स होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, इनको परफ्यूम्स में एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस और आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक एल्कली है, बेस है, उसको द एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करें, ठीक है, तो जो एस्टर है वो बाद में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में एंड जो सोडियम साल्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में एंड अल्कोहल में दोबारा कन्वर्ट हो गए। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन बोलते हैं बिकॉज सोप, साबुन की प्रिपरेशन में इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आगे रिएक्शन विद द बेस। तो मिनरल एसिड्स की तरह इथेनोइक एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट देता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम इथेनोएट, कॉमनली जिसको सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं, एंड पानी बनता है। ये रिएक्शन में आप देख सकते हो। कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ क्या रिएक्शन है, तो इथेनोइक एसिड इनके साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी, इनको रिएक्शन के बाद ये सब्सटेंस बनते हैं एंड जो सॉल्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। ये रिएक्शन आप देख सकते हो। अब बात करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। तो जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या बोल आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके ये सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो आयोनिक एंड होते हैं सोप के वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वाइल द कार्बन चेन्स इंटरैक्ट विद ऑयल, वो ऑयल के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो फॉर्म स्ट्रक्चर है उसको उनको हम क्या बोलते हैं, मिसिलस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जब एक वेयर वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज टूवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट वाइल द आयोनिक एंड फेसेस आउटसाइड। एक ऑयल की तरफ होता है और दूसरा बाहर। दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर। अब जो सोप मिसल है वो हेल्प करता है पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स क्लीन। तो वो झाग बनते हैं, वो सारा डर्ट निकल जाता है, वो इसकी वजह से होता है। जो मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट होता है हार्ड वाटर में, वो सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है एंड एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। एंड ये स्कम जो है इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को कौन ओवरकम करता है, डिटर्जेंट्स। ठीक है, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोडियम साल्ट्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के और एमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोरीड्स और ब्रोमाइड आयंस। ठीक है, और इनकी बहुत ही लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं। ये जो चार्ज एंड्स होते हैं इन कंपाउंड्स के, ये इनसॉल्युबल पर्सिपिटेट्स फॉर्म नहीं करते। वो इनसॉल्युबल जो पर्सिपिटेट बनता है जो घुलता नहीं है, ये वो फॉर्म नहीं करते हैं एंड ये इफेक्टिव रहते हैं हार्ड वाटर में। जो हार्ड पानी होता है उसमें ये काम आते हैं, उसमें इफेक्टिव होते हैं। जो डिटर्जेंट्स हैं वो शैम्पू में एंड क्लीनिंग क्लोथ्स के लिए, क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको यूज़ करने में ये काम आते हैं। ठीक है, उसमें ये यूज़ होते हैं। सो दिस इज़ आवर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमने हर एक टॉपिक को जल्दी रिवाइज किया। ओके एंड फ्रेंड्स, ऐसे ही हम हर एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ें तो यहाँ से मैं आपकी हर एक चैप्टर की हम रिवीजन किया करेंगे एंड ऐसे ही फॉर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरी चैप्टर। तो हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आई होप यू विल लाइक दिस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।